नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। कल किसी कारणवश क्लास नहीं आ पाई थी तो मैं आपको सूचित नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आज हम वही टाइम, वही क्लास और वही टॉपिक हमारा उसके साथ दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान की और जलवायु विज्ञान में हमने पढ़ा था बादलों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्षण। क्या रहेगा? वर्षण। आज तक आपने वर्षण टॉपिक पढ़ा होगा। आपने वर्षण जो है वो क्या, आपने क्या आप वर्षा को ही वर्षण समझते हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आज हम थोड़ा और डीप इसको समझेंगे कि क्या वर्षा ही वर्षण है या कुछ और चीज वर्षण होती है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करें वर्षण होता है क्या। तो वर्षण की बात करें, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? हमने पढ़ी आर्द्रता। क्या पढ़ी? आर्द्रता। आप बताओ, क्या आर्द्रता आपको अच्छे से याद है? याद है ना आर्द्रता? क्या होती है आर्द्रता? हम देखें कैसे, देखना। हमने कहा ये क्या है हमारा धरातल। क्या है? धरातल। और इस धरातल से क्या है, जो जल है वो किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। कहाँ जाता है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में जाकर किस में समाहित हो जाता है? वायु में। और जब वायु में ये जल वाष्प जब घुल जाए तब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। याद है? और इसी आर्द्रता से क्या होता है? संघनन होता है। क्या होता है? संघनन होता है। हमने परसों समझा था संघनन क्या होता है अच्छे तरीके से, कि जब वायु में क्या है, कि जब वायु में जलवाष्प समाहित होता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर जैसे क्या है, ये जो जलवाष्प है ये वापस किसमें? बूंदों में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो इसी प्रकार यही बात हमारी वर्षण की निकल के आएगी कि वर्षण क्या होता है। तो वर्षण की सीधी सी परिभाषा है कि आपने आर्द्रता तो पढ़ लिया, जब ये संघनन की प्रक्रिया होगी, यानी परिभाषा सीधी सी है कि जब वायुमंडल में उपस्थित वायु में जलवाष्प संघनन के द्वारा या तो वो क्या बन जाए? द्रव अवस्था। द्रव का मतलब क्या बन जाए? जल। वह ठोस। ठोस का मतलब वो क्या बन जाए? बर्फ के रूप में गिरने लगता है। संघनन में गिर नहीं रहा था, संघनन में सिर्फ बन रहा था। संघनन में सिर्फ बन रहा था। जैसे ये क्या है? कोई धूलकण, इसके ऊपर जलवाष्प आया और वो संघनित होकर क्या है? एक बूंद बन गई। क्या बन गई? बूंद। तो वो गिरी नहीं थी तब तक, जब तक गिरी नहीं थी तब तक वो क्या थी? संघनन। लेकिन अगर ये द्रव के रूप में यानी जल के रूप में गिरने लग जाए, ये बर्फ के टुकड़ों के रूप में जब गिरने लग जाए तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? वर्षण। क्या कहलाता है? वर्षण। तो वर्षण की परिभाषा सिंपल सी है कि जब वायु धरातल से जलवाष्प वायु में संघनित होकर या संघनन के रूप में जब द्रव या ठोस के रूप में गिरना शुरू हो जाए, जब गिरना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्षण। क्या कहलाता है? वर्षण। तो आप लोग हेडिंग लगाएं वर्षण और वर्षण की परिभाषा लिखेंगे। बहुत ही सिंपल रूप में है। संघनन और वर्षण में सिर्फ इतना अंतर है कि संघनन से चीजें बनती हैं और वर्षण से वो क्या है? धरातल पर नीचे आती हैं। वो क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। तो लिखेंगे क्या? लिखें वायु में उपस्थित जलवाष्प जब संघनन के द्वारा द्रव यानी ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? जल। वह ठोस यानी क्या है? बर्फ या हिम जो होती है स्नो, या हिम
के रूप में गिरने लग जाए तो उसे वर्षण कहते हैं। ये थी वर्षण की परिभाषा। क्या कि वायु में उपस्थित जलवाष्प था, ये आर्द्रता थी, लेकिन जब ये संघनित हो जाए और संघनित होने के बाद या तो वो जल के रूप में धरती पर आ जाए या वो बर्फ के रूप में यानी ओला के रूप में, आपने पढ़ा ना ओलावृष्टि, तो ओलों के रूप में क्या है धरती पे आ जाए, या फिर वो हिम मतलब स्नो। आपने देखा होगा जिस प्रकार जम्मू कश्मीर और में हल्की हल्की बर्फ गिरती रहती है, ठीक है, जैसे मैंने देखा, मैंने जैकेट पहन रखी है, इसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ टाइप में जम जाती है, आपने देखा होगा ना स्नोफॉल। उस प्रकार की हिम के रूप में जब गिरने लग जाए यानी धरातल की ओर जब नीचे गिरना शुरू हो जाए, संघनन में गिर नहीं रही थी, बन रही थी, लेकिन इसमें क्या है जब नीचे गिरनी शुरू हो जाए, ये तो आपने कहा क्या, ये संघनन से बूंद बन गई, क्या बन गई, बूंद बन गई, तो ये तो क्या है संघनन। और जब ये बूंद नीचे गिरने लग जाए तो ये क्या है वर्षण, क्या है वर्षण, और ये क्या है संघनन। तो ये आप जान गए होंगे कि संघनन से चीजें बनती है और जब वर्षण होता है तो ये नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। तो यही है कि हिम के रूप में जब गिरने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें वर्षण कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको वर्षण अच्छे से समझ आ गया होगा। पर ये जो वर्षण है ये कितने रूप में होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वर्षण मुख्यतः 3 रूप में होता है। कितने रूप में होता है, 3 रूप में। तो बात करेंगे क्या, वर्षण 3 रूप में होता है। वर्षण जो है वो कितने रूप में होता है, 3 रूप में। तो वर्षण के 3 कौन कौन से रूप है देखेंगे। देखें, वर्षण 3 रूप में होता है, 3 रूप में होता है। तो अब ये 3 रूप कौन कौन से देखना। एक तो वर्षण हो सकता है गैसीय रूप में, कौन से रूप में, गैसीय। दूसरा वर्षण हो सकता है किस रूप में, द्रव रूप में। और तीसरा वर्षण हो सकता है किस रूप में, ठोस रूप में। अब ये कैसे होगा, देखिए वर्षण जो है वो या तो गैस के रूप में हो सकता है, यानी जब गैस के रूप में धरातल की ओर आना शुरू हो जाए, या वो द्रव के रूप में हो सकता है, या वो ठोस के रूप में हो सकता है। कैसे होगा देखना, जब गैस के रूप में, मतलब ये पूर्ण रूप से ऐसे नहीं कह सकते भी गैस है, पर ये जब द्रव नहीं है, क्योंकि जब द्रव होगा तो हम उसे द्रव बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये गैस के रूप में होगा, ना तो गैस है पर ये गैस के रूप में होगा। इसके उदाहरण हम अभी पढ़ेंगे। देखो कैसे, गैसीय में जैसे हमने कहा कैसे, तो 1 नंबर हमने कहा क्या, ओस, क्या कहा, ओस। ओस है पर वो पूर्ण रूप से द्रव नहीं है, पूर्ण रूप से द्रव नहीं है, तो उसको किस में गिन लिया हमने, गैस में। दूसरा हमने कहा क्या, कोहरा, क्या कहा, कोहरा। तीसरा हमने कहा क्या, शमग, क्या कहा, शमग। चौथा हमने कहा क्या, धुंध। तो ये जो चीजें हैं ये द्रव नहीं है, लेकिन द्रव से कम है, तो इसे हम किस रूप में पढ़ लेते हैं, इसे हम गैसीय रूप में पढ़ लेते हैं। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखिए जैसे हमने कहा कि ये हमारा कोई धरातल है, ये हमारा कोई क्या है, धरातल है, और इससे हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, मान के चलो ये ऊंचाई है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, हवा का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन अगर कोई हवा यहां तक गई तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो संघनन जो है वो भी कम होगा, यानी संघनन की जो दर है वो भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां तक हवा का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तापमान यहां तक क्या है, कम दर से कम होगा। एक तो यहां जो हवा पहुंची उसका तापमान कम हुआ, एक यहां हवा पहुंची उसका तापमान कम हुआ। तो आप बताओ ये जो धरातल के पास वाली है इसमें क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, तो संघनन की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां ये किस रूप में बनता है, ये बनता है क्या, संघनन की दर कम, यानी जो संघनन होने की, जो संगठित होने की, यानी जो बूंदे बननी थी वो बनने की दर क्या कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, उतनी जल्दी कम नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से ये पूर्ण रूप से किस में नहीं बदल पाता, ये द्रव में नहीं बदल पाता। अरे कभी देखिएगे थे आ चीज देखिएगे कि जी आप फ्रिज के अंदर कोई भी पानी खातर जी बर्फ खातर आप पानी भर के रख दियो,
और पानी भर के रखना आप जिए रखियो बेंगा, थोड़ी सी देर बाद में लाइट चली गई तो क्या बर्फ जम जाएगी? नहीं जमेगी ना। क्या वो ठंडा हो जाएगा पानी? नहीं होगा ना। नॉर्मल सा टेम्परेचर उसका कम होगा। तो उसी प्रकार, और जब थोड़ी ज्यादा देर जैसे 2 घंटा के आसपास लाइट थी तो वो पानी एकदम चिल्ड हो जाएगा। और अगर और ज्यादा लाइट रह जाए, मतलब टेम्परेचर और कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा। होता है ना ऐसा कि एकदम ज्यादा लाइट रहेगी तो बर्फ एकदम ठोस रूप में, अगर लाइट थोड़ी रही तो वो एकदम ठंडे पानी के रूप में, और अगर एकदम ही थोड़ी रही तो वो क्या है? एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का जल होता है। वही यहाँ होता है कि जब टेम्परेचर क्या है, धीमी गति से कम होगा, क्योंकि धरातल के आसपास तापमान क्या होता है, कम ऊपर जाओगे तो क्या है? थोड़ा ही कम होगा, जिसकी वजह से ये क्या है? संघनित होकर पूर्ण रूप से द्रव नहीं बनेगा। तो द्रव नहीं बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में। और इसी गैसीय अवस्था के कारण क्या है? जो धरातल के पास निकट छोटी छोटी क्या है? बूंदे, छोटी छोटी जल की बूंदे जो गिर तो नहीं पाती लेकिन तैरने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? धरातल में, धरातल के आसपास जो है उसके अंदर तैरने लगती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? ओश। क्या कह देते हैं? ओश, ड्यू कहते हैं ना। जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि पानी से जमा होता है, तो वो जो होती है वो ओश होती है। वो किसके पास होती है? वो धरातल के निकट होती है। किसके निकट होती है? धरातल के निकट होती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से अगर द्रव बन जाता है तो वो क्या है? बूंद के रूप में नीचे गिर जाता है, जैसे ऐसे लगता है कि वर्षा हो रही है। लेकिन नहीं, ये क्या पूर्ण रूप से द्रव नहीं बन पाया। किसकी वजह से? संघनन की दर कम होने की वजह से, मतलब टेम्परेचर इतना कम नहीं था, जिसकी वजह से यह क्या? छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो गया जल की, जिसे हमने क्या कह दिया? ओश। एनसीईआरटी में इन सभी को क्या कहा गया है? संघनन के रूप कहा गया है। क्या कहा गया है? संघनन के रूप। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। संघनन के रूप भी हैं ये, और वर्षण के गैसीय प्रकार में भी ये आते हैं। कहीं एनसीईआरटी में दिया गया संघनन के रूप, तो ओस, कोहरा, शमक, धुंध, पाला, ये सारे वर्षण इसके क्या है? संघनन के रूप दिए गए। लेकिन अब देखो, अब यहां पर क्या बन गई? ओस बन गई। क्या बन गई? ओस बन गई। धरातल के निकट छोटी छोटी जल की बूंदे जो क्या है? संघनन की दर कम होने की वजह से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओस। इसको हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ एक डायग्राम बना रहे हैं, ओस को बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या क्या दशाएं होती है, आकाश कैसा चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज अच्छे से ही पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक दिमाग में क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे होती है। फिर आप जब थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, जब थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, तब क्या है? यही क्या है? छोटी छोटी बूंदे, और टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा, तो यही छोटी छोटी बूंदे जो है ये क्या है? छोटी छोटी बूंदें बनेंगी। और इसके साथ एक कंडीशन और होगी, क्या? यहां पर जो है वो दृश्यता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दृश्यता कम हो जाएगी। और दृश्यता कम होने से हमें क्या है? ये इस प्रकार छा जाएगा। ये क्या है? क्यों? क्योंकि ये नीचे तो आ ही नहीं रहा। अगर नीचे नहीं आ रहा तो ये जब तापमान और कम हुआ थोड़ा सा और ऊपर जाने से, तो ये जो बूंदे थी ये धरातल के थोड़ा सा और ऊपर जाकर क्या है? पूरे इधर फैल जाती है। जैसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। कोहरे का मतलब ये होता है कि कोहरे के अंदर हमें दिखाई नहीं देता। जब मैं अगर यहाँ हूं तो थोड़ी सी दूर देखूंगा तो वहां पर हमें दिखाई नहीं देगा। हम कहते हैं ना आज बहुत भयंकर धुंध आई हुई है, भयंकर धुंध आई हुई है। हमने क्या कहा? धुंध नहीं, हमने क्या कहा? भयंकर धुंध आई हुई है। कहते हैं ना कि बहुत खतरनाक धुंध आई हुई है। इसका मतलब अगर धुंध होती तो दिखता। बहुत खतरनाक धुंध आई है, इसका मतलब एक घर में डायलॉग ज्यादा चलता है कि आज तो इतनी जोर की धुंध आ रही है, हाथ में हाथ ही कौन दिखा है। क्या अगर ए हाथ में इल्लो हाथ ही कौन दिखा है, एक मतलब इतनी दूर में जो ना दिखा वो क्यों है? कोरो कि ओस से थोड़ा सा ऊपर बनता है, जिसमें दृश्यता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा। ये कैसे बनता है, इसलिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीज हम कल स्पेशल एक टॉपिक पढ़ेंगे। ओस, कोहरा और समग्र धुंध क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब उसमें बताया जाएगा। एक बार सिर्फ एक क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए कि गैसीय रूप में क्या क्या होता है। तो यहां क्या होगा? कोहरा। तो जैसे ही अब कोहरा, अब समग्र क्या होगा? समग्र के अंदर क्या होता है? कोहरा प्लस धुआं दोनों होते हैं। समग्र के अंदर क्या होता है? कोहरा व धुआं। क्या हम कह सकते हैं? कोहरा व धुआं। ये कहाँ होता है? ये होता है नगरों में, जो शहर होते हैं बड़े बड़े, वहां पर होता है। क्या समग्र के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं? क्या कोहरा प्लस धुआं, कोहरा प्लस धुआं, ये दोनों क्या होते हैं? स्मग के अंदर होते हैं। यानी एक तो कोहरा दिख तो वैसे ही नहीं रहा, ऊपर से जो महानगरों में बड़े बड़े उद्योगों से या प्रदूषण से जो धुआं निकलता है वो भी किस में मिल जाता है? कोहरे में मिल जाता है। और ऐसा होने से क्या है? बहुत ही खतरनाक क्या है? दिखना बंद हो जाता है। बहुत ही खतरनाक रूप से चीजें
ये जो धुंध है ये बहुत ही खतरनाक रूप से छा जाती है, और ये जो धुआं होता है ये क्या होता है, जहरीले टाइप का होता है। तो ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है समग। आपसे पूछा जाता है समग क्या है, तो आप कह सकते हो कोहरा प्लस धुआं। कोहरे के अंदर क्या मिल जाता है, जब धुआं बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समग कहते हैं। और ये कहाँ बनता है, महानगरों में। कहाँ बनता है, महानगरों में, यानी बड़े बड़े नगर जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां पर ये चीज आपको बहुत दिखने को मिलेगी। यहाँ पर जो दृश्यता है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, और जब समग छाता है तो मानना वो वैसे भी एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिखता। एक तो धुंध थी, उसमें धुआं और मिल गया, इसकी वजह से वो क्या एकदम दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, और क्या हो जाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। धुंध, धुंध एक कोहरे का ही रूप है। कोहरे के अंदर क्या होता है कि हमें क्या होगा कि थोड़ी दूर पे ही नहीं दिखेगा, लेकिन धुंध में ऐसा होता है कि आप 1 से 1.5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। आपको दिखाई जरूर देगा, हल्की छाई रहेगी, ठीक है। जब हल्की छाई रहती है वो धुंध होती है, और जब ये बहुत ही तेज रूप में आ जाए, मतलब हाथ से हाथ ही ना दिखे, तो वो क्या होता है, वो कोहरा होता है। तो ये लगभग क्या है, आपको कम क्राइटेरिया में दिखेगा, यानी जब ये किसके रूप में, गैसीय के, जब संघनन की दर क्या हो, कम हो, यानी संघनन एकदम तीव्रता से ना हो, ये आराम आराम से संघनित हो चीजें, तो उस रूप में पूर्ण रूप से द्रव नहीं बन पाती। तो बूंदे क्या है, धरातल पर ना आकर क्या है, तैरना शुरू कर देती हैं। और इस तैरने से क्या क्या होता है, ओस बन सकती है, वो कोहरा बन सकता है, वो समक बन सकता है, और वो धुंध, ये कहाँ बनते हैं, ये धरातल के आसपास बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ये धरातल के आसपास ही बनते हैं। तो इसको हम और ही अच्छे तरीके से कल पढ़ेंगे कि ओस कैसे बनती है। ये अभी आपको सिर्फ बताया कि ये क्या क्या चीजें होती है, तो गैसीय रूप में ऐसा होता है। अब देखो, गैसीय रूप में आपने लिख लिया, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेना, गैसीय रूप में संघनन की दर कम, ओस, कोहरा, स्मोग, धुंध, ठीक है। और कल हम इसके साथ एक पाला और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पाला, ठीक है, एक रन पाड़ो जमे, तो वो पाला भी इसी में हम पढ़ लेंगे, ठीक है कल। अब देखो, अब हम बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सी है गैसीय के बाद में, वो है क्या, द्रव। क्या है, द्रव। द्रव में क्या होगा, अब देखो, अब जैसे ही हवा और ऊपर जाएगी, और जब हवा और ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, और कम होगा, टेम्परेचर और कम होगा, और कम होने से जो गैसीय रूप में था वो अब क्या है, संघनित होकर, क्या संघनित होकर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव बनने से क्या बन जाएगी, बूंद बन जाएगी। और बूंदे जब क्या है, धरती पर आना शुरू होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, वर्षा। क्या कहते हैं, वर्षा। यानी द्रव रूप में क्या होगी, वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और कम हुआ, टेम्परेचर और कम होने से क्या होगी, ये जो गैसीय रूप में थी ये किस में बदल गई, ये द्रव में बदल गई। किस में बदल गई, द्रव में। और संघनन की जो दर है वो क्या होगी, मध्यम दर होगी, यानी संघनन की दर कैसी रहेगी, मध्यम। तो लिखेंगे संघनन की दर मध्यम, यानी संघनन होने की जो दर है वो गैसीय से ज्यादा होगी अब, जिसकी वजह से जो गैसीय रूप में था वो किस में बदल गया, द्रव में। द्रव का मतलब किस में बदल गया, वो जल में बदल गया। किस में बदल गया, जल में। और जब जल धरती पर आने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, वर्षा। यानी जब ये क्या है, मीडियम रूप में, यहाँ बीच में जब ये हवाएं और ऊपर आई तो इससे क्या हो गया, टेम्परेचर और कम हुआ ऊपर जाने पे, और टेम्परेचर कम होने से जो भी गैसीय रूप में था, जो छोटी छोटी बूंदें थी वो इतनी भारी नहीं थी कि वो धरती पे आ जाए, और वो पूर्ण रूप से संघनित हो जाती है। याद करो सापेक्षिक आर्द्रता, हमने कहा था ना, जब संतृप्त वायु हो जाए उसके बाद जो बूंदें बनेंगी वो नीचे आएंगी, आएंगी ना। क्यों, क्योंकि 100% जब वायु में जलवाष्प आ गया, अब जो जलवाष्प होगा वो क्या है, बूंदों के रूप में क्या है, नीचे आना शुरू हो जाता है। तो वही बात अब क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो हमने कहा था जब तापमान घटता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, बूंदे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा जो संतृप्त वायु से जो बूंदे हैं वो क्या है, नीचे आएंगी। और नीचे कहाँ आएंगी, ये धरातल पे आएगी, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम वर्षा कह देंगे। क्या कह देंगे, वर्षा। तो क्या है, द्रव में जब जल रूप नीचे आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, वर्षा। क्या कहते हैं, वर्षा। तो वर्षा क्या है, एक वर्षण का रूप है। वर्षा क्या है, एक वर्षण का प्रकार है। कई कह देते हैं वर्षण ही वर्षा है, नहीं, वर्षण का प्रकार वर्षा है। ये याद रखना कि वर्षण का जो प्रकार है वो वर्षा है, ना कि वर्षा ही वर्षण है। अब देखो वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा मुख्यतः हम 3 प्रकार की पढ़ते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पढ़ते हैं हम संवहनीय, संवहनीय वर्षा।
दूसरा हम पढ़ते हैं पर्वतीय वर्षा, और तीसरा हम पढ़ते हैं क्या, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा तो समझ गए, पहला हम पढ़ते हैं सवैनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, और तीसरा पढ़ते हैं हम क्या, चक्रवातीय वर्षा। तो ये भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे जब हम वर्षा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा और देख ले, अभी समझेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार ये होती है। थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ आ जाएगा तो हम क्या है आगे बढ़ेंगे। अब देखो गैसीय रूप में क्या होगा, जब गैसीय से द्रव में बदलेगा, जल होगा तो उसे हम वर्षा कहेंगे। जब ये नीचे आएगा तो तीन रूप में वर्षा होगी। नंबर एक तो देखो, एक तो सवैनीय वर्षा क्या होती है, आपने पढ़ा कि जल क्या है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जलवाष्प के रूप में जाता है। तो जब ये जैसे हमने कहा क्या, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, याद है क्या, हर रोज 2 बजे वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हर रोज 2 बजे वर्षा होती है। किसके कारण, किसके कारण, संवहन के कारण। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। और ऊपर जब चला जाएगा तो वही बात, इससे क्या होगा कि ये तापमान कम होने से संघनन होगा, और संघनन होने से बूंदें बनेगी, और बूंदें बनने से वापिस ये क्या है, वर्षा के रूप में क्या है, धरातल पर आ जाएंगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सवैनीय वर्षा। तो सवैनीय वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा। अब आप कहोगे सर 23 डिग्री और वहां पर ज्यादा, लेकिन वहां पर जलवाष्प नमी नहीं है, इससे ये नहीं है कि किरणें सीधी पड़ेंगी, तापमान ज्यादा होगा तो वर्षा हो जाएगी, नहीं। वहां पर हमने पढ़ा था आर्द्रता में नमी तब ही होगी जब क्या होगा, उसके अंदर जलवाष्प होना चाहिए। जल होगा तभी तो जल उठाएंगे हवाएं। अब मिट्टी में से कहां से उठा लेंगी, तो जल होना चाहिए। इस क्षेत्र में जो जल होता है वो ये हवाएं उठाकर ऊपर जाएंगी, टेम्परेचर कम होगा, संघनन होगा, और संघनन होने से क्या होगा, ये भारी होंगी, और भारी होने से वापस धरती पे आएंगी, तो वो वर्षा होगी। लेकिन ये किस प्रकार की होगी, ये सवैनीय वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी, सवैनीय वर्षा होगी। तो मैं मानता हूं आप सवैनीय वर्षा भी समझ गए। क्या, सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो यहाँ से जो जल है वो जलवाष्प में ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो संघनन होगा, संघनन होने से वापस धरती पे आएंगी, तो वो कौन सी वर्षा कहलाती है, सवैनीय वर्षा कहलाती है। दूसरा देखो पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा को देखेंगे कैसे होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा की बात करूं तो पर्वतीय वर्षा इस प्रकार होती है, जैसे हमने कहा ये कोई पर्वत है, ये कोई क्या है, पर्वत है, और ये कोई पर्वत है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोई जल भाग है, और इस जल भाग के ऊपर से हवा आई और उसने नमी धारण की, नमी धारण की, तो अब ये हवा यहाँ पर तो क्या है, पूर्ण रूप से संघनन हो नहीं पाएगा, ये हवा ऊपर जाएगी। पर्वतीय भाग में जब ऊपर चढ़ेंगी तो यहाँ पर जब ऊपर जाएंगी तो आपको पता है जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है, आपको पता है। तो जैसे जैसे अभी ऊपर जाएगी तो तापमान में क्या आ जाएगी, कमी, और यहाँ से जो जल लिया था वो ऊपर जाकर संघनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनित, संघनन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, यही तो चाहिए। जब हमें टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करवा देगी, वर्षा करवा देगी, और जब ये यहाँ पर वर्षा करवाएगी तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, ये पर्वतीय वर्षा कहलाती है। क्योंकि पर्वतों के ऊपर जब हवा चढ़ती है तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है ऊंचाई के कारण, जिसकी वजह से क्या है, ये संघनित हो जाती है और बूंदों का रूप धारण कर लेती है, और जिससे ये क्या करवा देगी, यहाँ वर्षा। और जैसे ये हल्की होंगी तो अब ये इधर वाली साइड आ जाएंगी। लेकिन अब इनमें जल नहीं है, क्योंकि जल तो इधर वर्षा होगी, तो यहाँ पर ये क्या है, सूखा पड़ जाता है, शुष्क रह जाता है। इसे बोलते क्या, वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, पर्वतीय वर्षा के कारण। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, जब वायु नमी लेकर पर्वतों की ऊपर की ओर चढ़ती है तो इससे क्या है, तापमान कम होने से संघनन हो जाएगा, और जिससे वर्षा होगी वो कौन सी वर्षा होगी, वो पर्वतीय वर्षा होगी। और जब उधर वाली विपरीत वाली साइड जब ये उतरती हैं तो इनमें नमी की मात्रा नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, वर्षा नहीं करवा पाती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, अब इसमें आपने लिखा क्या, संघनन की दर मध्यम वर्षा, सवैनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। अब होगी कौन सी, चक्रवातीय वर्षा। अब चक्रवातीय वर्षा की बात करें तो चक्रवातीय वर्षा की अगर मैं बात करूं तो चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर LP और यहाँ पर HP, तो हवाएं क्या है, HP से LP की ओर चलती हैं।
ये गोल घेरे में चलने लगती है और गोलार्धों के अनुसार ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चलती हैं। तो ये हम बात करेंगे जब हम चक्रवात पढ़ेंगे तब। इन्हीं चक्रवातों के कारण जैसे यहाँ पर क्या है, जल भाग में चक्रवात हुआ तो ये इस प्रकार क्या है, गोल गोल घूमती घूमती उठा देती है और इससे क्या है, वर्षा होने लगती है। तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, ये चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा कहलाता है कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर आपको चक्रवात नहीं समझ आता तो जब आप चक्रवात पढ़ेंगे उसके बाद बताना कि समझ आया कि नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये दो प्रकार से वर्षा होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दो रूप से वर्षा होगी, कौन से, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जब हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको तब हम चक्रवात को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपने समझा कि द्रव, ऐसे तो और भी होता है क्या, तड़ित झंझा होती है जो हमने कुमुलोनिम्बस में पढ़ा था, बादलों की गर्जन के साथ बिजली के साथ जो वर्षा होती है वो इसमें वर्षा में एक रूप हो सकता है कि तड़ित झंझा के रूप में हो सकते हैं, पर मुख्य तीन ही है, सेवनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। तो द्रव में जब जल रूप में हमने पढ़ा तो कितनी, तीन, सेवनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा के रूप में हमने पढ़ लिया। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होगी। अब भाग बचता है कौन सा, ठोस भाग। तो ठोस भाग में हम बात करें तो ये लिख लिया ना, द्रव में संघनन की दर मध्यम दी, वर्षा होती है और वर्षा कितने प्रकार की, तीन, चक्रवातीय में दो, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब देखो, अब अपने बात करें तो द्रव के बाद तीसरा बचता है वो कौन सा है, ठोस रूप। कौन सा रूप बच गया, ठोस रूप। और ठोस रूप में क्या होगा, देखें अब क्या होगा, हवा जब और ऊपर जाएगी, यहां से ठीक है बूंद बन गई, लेकिन कुछ हवा होती है तो और ज्यादा तेज ऊपर चली जाती है, और जब और ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर और कम होगा। अब कई सोच रहे होंगे सर ओजोन मंडल है, समताप मंडल, वहां पर तो बढ़ता है। नहीं, ये घटना सारी शोभ मंडल की है। कहाँ की है, शोभ मंडल, क्योंकि हमने पढ़ा था मौसमी घटनाएं सारी कहाँ घटित होती है, शोभ मंडल में, यानी 13 किलोमीटर तक। औसत कितने किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक। ये धरातल के पास थी, ये बीच में थी और ये ऊपर। जब और ऊपर जाएंगी तो ये क्या है, बूंदों से क्या होगा, एक हिमांक बिंदु होता है। क्या होता है, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु का मतलब क्या है, आप कहीं नाम सुने तो देख लेना। हिमांक बिंदु का मतलब ये होता है कि जिसके बाद बर्फ जमनी शुरू हो जाए, जैसे 0 डिग्री। अब आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या है, जल जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यही बात है कि ये कोई हिमांक बिंदु है। अगर इससे पहले तो अगर संघनन हो गया तो वो बर्फ नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो जल बनेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर हवा चली जाए और फिर उसके बाद अगर संघनन हो, यानी हिमांक बिंदु से पहले अगर संघनन हो गया तो वो बर्फ नहीं है। लेकिन कई बार क्या है, हवा और ऊपर हिमांक बिंदु से ऊपर चली जाती है, और ऊपर चली जाने से टेम्परेचर क्या होगा, और ज्यादा कम होगा। और जब और ज्यादा कम होगा तो ये जल किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये जल बर्फ के टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में, बर्फ के टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जब ये बर्फ के टुकड़े जब आते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओलावृष्टि। कई नहीं, आज तो ओला पड़ा, तो वो ओले किसके लिए आते हैं, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल परिवर्तित हो जाए किसमें, बर्फ के टुकड़ों में। और जब वो बर्फ के टुकड़े आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ओलावृष्टि। तो इसमें क्या क्या होता है, देखें, इसमें होता है ठोस में, यहां लिख देता हूं मैं क्या, ठोस। और ठोस में संघनन की दर क्या होती है, तीव्र होती है। तो लिखेंगे क्या, ठोस में संघनन की दर, संघनन की दर तीव्र, यानी बहुत ज्यादा तेज होती है संघनन की दर, जिसकी वजह से क्या है, ये जो बहुत जल्दी टेम्परेचर कम होता है और कम होने की वजह से जो जल है वो क्या है, बर्फ में बदल जाता है। इसमें क्या क्या होता है देखना, एक तो होता है हिमपात, हिमपात यानी स्नोफॉल। और स्नोफॉल मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक तो क्या होती है, बर्फ होती है ओलों के रूप में। वो तो क्या है, अगर हमारे सिर वगैरह पे लग जाए तो हमें दर्द होता है, ठीक है, लगती है। लेकिन एक क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर और बहुत सारी जगह है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर क्या है, स्नोफॉल होता रहता है। देखा होगा आपने कि लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं कि वहां क्या है बर्फ गिर रही है, जाते हैं ना, हाँ, कि बर्फ, और वो अच्छे से वहां पर क्या है, इंजॉय करते हैं। सोचो बेटा जो ओला पड़ता हो जदे, हाँ,
अब बर्फ ना पड़ती और यहाँ दगड़ सा आगे पड़ता हो बर्फ का जिया उड़ा तो सिर कौन फूट जाएगा, होगा नहीं। हाँ, तो ये फर्क होता है कि अगर टेम्परेचर हिमांक बिंदु से थोड़ा कम हुआ तो क्या होगा, वो हिमपात के रूप में यानी बर्फ के रूप में चीजें गिरेंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमपात। और उसके बाद अगर क्या है, टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया, जो हिमपात था उससे भी कम हो गया, तो वो क्या है, हिमपात किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ओलावृष्टि में। किसमें, ओलावृष्टि में। ओलावृष्टि में किस में बदल जाता है, ओलावृष्टि में। और कई बार क्या है, दोनों चीज साथ होंगी, उसे क्या बोलते हैं, सहहिम। क्या बोलते हैं, सहहिम। सहहिम में क्या होता है कि वर्षा भी होती है और उसके साथ ओलावृष्टि भी होती है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, देखना यहां समझेंगे कैसे, ये तीन चीजें कैसे होती है, हिमपात कैसे होता है और ओलावृष्टि कैसे होती है। अब देखना, जैसे है तो तीनों बर्फ के रूप, कैसे देखो, सबसे पहले हम बात करें हिमपात की। हिमपात क्या होगा, ये कोई हिमांक बिंदु है, इससे ऊपर बर्फ जमती है, तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं, यहां तक गए तो टेम्परेचर क्या है, जल से थोड़ा सा बढ़ गया, यानी थोड़ा सा कम हो गया, यानी एक तो जल था, अब जल से, अब वो जल भी नहीं रहा पर पूर्ण रूप से वो बर्फ भी नहीं बना, पूर्ण रूप से बर्फ भी नहीं बना। ठीक है, कभी कदार से ये देखियो गो कि जिया फ्रिज के अंदर बर्फ सी जमजे, देखियो नहीं, पर वो पूर्ण रूप में बर्फ को नहीं, आप भी नहीं है जी हाँ थे, देखियो गो के वो आप गर्मी में गोड़ों सो खाई करा, तो वो यहाँ रगड़ रगड़ के बर्फ ने काटे उसमें निकले नहीं। हाँ, आराम आपा जेबा के फेंक के भी मारा तो वह लागे को नहीं, और एक बर्फ को डलो मारा तो लागे नहीं, भाई बात है। तो ये क्या है, थोड़ा ऊपर गया तो पूर्ण रूप से ये जम नहीं पाया, लेकिन ये क्या है, जल भी नहीं रहा, ये क्या है, एक हिम के रूप में नॉर्मल रूप से जिया को नहीं है, रुई सी रुई होती है ना जो रजाई वगैरह में डालते हैं, उस प्रकार से बर्फ बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से नहीं जम पाई और ना वो जल रहा। तो ये जब क्या है, धरती पे गिरते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं, समझ गए। तो हिमपात क्या है, ना तो पूर्ण रूप से बर्फ बन पाया, ना ही वो जल, बीच की जो कंडीशन हो जाती है, जो रुई के समान जो बर्फ दिखाई देती है, वो हिमपात होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, हिमपात। अब क्या है, तापमान हिमपात से ज्यादा कम हो गया, हिमपात से ज्यादा कम हो गया, तो जो हिमपात थी वो अब क्या है, हिम जो था वो अब किस में बदल गया, पूर्ण रूप से बर्फ के गोलों में बदल गया, बर्फ के टुकड़ों में बदल गया, और ये ठोस टुकड़े क्या है, बन गए। और जब ये ठोस टुकड़े क्या है, धरती पे आते हैं, तो इन ठोस टुकड़ों को क्या कहा जाता है, ओले। तो क्या कहते हैं, ओलावृष्टि। क्या कहते हैं, ओलावृष्टि। तो क्या है, जब हिम जो बनती है, जो रुई के जैसी जो बर्फ बन रही थी, अब उससे ऊपर क्या है, तापमान और कम हो गया, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या बन गए, ये बर्फ के टुकड़े बन गए ठोस रूप से, तो क्या होनी शुरू हो गई, ओलावृष्टि। क्या होगी, ओलावृष्टि। अब समझे सहहिम क्या होता है। सहहिम क्या होता है, अब आपने कई बार देखा होगा कि वर्षा भी हो रही है, साथ साथ में क्या है, ओलावृष्टि भी हो रही है। वो कैसे होता है देखेंगे। अब देखें, अब कई बार क्या होता है कि यहां से, अब यहां से जैसे ही क्या है, ये ऊपर गई हवा, ऊपर इसी जगह की बात कर रहा हूं, और ये क्या बन गए, ये ओले बन गए। क्या बन गए, बर्फ के टुकड़े। ठंडे होने की वजह से ये क्या बन गए, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े। अब ये जैसे ही बर्फ के टुकड़े नीचे आना शुरू करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये जो हवा है ये इतनी तेज होती है कि ये हवा इसको वापस ऊपर धकेल देती है। क्या, यहाँ से जो हवा आ रही है, यहाँ से ओले आ रहे हैं, तो इन ओलों को ये क्या करेगी, वापस ऊपर धकेल देगी। तो वापस जब ऊपर धकेल देगी, तो इसकी वजह से ये जो हवा थी, ये भी ऊपर जाकर इन ओलों के साथ इनका बड़ा रूप हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगी तो और जम जाएगी, इनको भी ऊपर धकेल दिया और आप भी ऊपर चली गई, तो ये ओलों का जो प्रकार है बर्फ के टुकड़ों का, वो बड़ा हो गया। और ये जब बर्फ के टुकड़े जब वापस धरती पे नीचे आते हैं, तो रास्ते में इस हवा के संपर्क में आने से आधे तो होते क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और आधे जैसे बहुत इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा था, जब ये धरती तक आएगा तो क्या है, हवा के संपर्क में आने की वजह से आधा पिघल जाएगा, और आधा पिघलेगा, तो ये पिघला हुआ जब जल आएगा तो इसे तो हम क्या कह देते हैं, वर्षा। और जो बचा हुआ भाग जो बर्फ का आएगा, ये क्या हो जाता है, ओला। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाती है, सहहिम, यानी वर्षा भी हो रही है
और ओले भी गिर रहे हैं। वो इसकी वजह से कि क्या है, ये जो नीचे से आ रही जो हवा है उसकी गति तेज होने से ये बर्फ के टुकड़ों को वापस ऊपर भेज देती है और उसके बाद ये क्या है, इनके अंदर क्या है, समाहित होकर बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में जब धरती की ओर आती है तो रास्ते में क्या है, हवा की वजह से ये आधे टुकड़े पिघल जाते हैं जिसका जल बन जाता है, वो तो वर्षा, और उसी के साथ साथ क्या आते हैं, ओले आते हैं। तो ऐसे लगता है कि वर्षा भी हो रही है और ओलावृष्टि भी हो रही है। तो दोनों में क्या होगा, दोनों में ये होता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सहहिम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सहहिम कह देते हैं। तो अब हमने गैसीय रूप जाना, उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद गैसीय के बाद हमने ये जाना द्रव रूप जाना, वर्षा, वर्षा के प्रकार, और हमने क्या जाना, ठोस रूप जाना। तो हमने तीनों रूपों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। आज आपको समझ आया होगा कि वर्षा वर्षण नहीं होती। वर्षण जो होता है वो, वर्षा जो होती है वो वर्षण का प्रकार होता है, ना कि वर्षा वर्षण। जो हिमपात होती है, ओलावृष्टि होती है, वो सब क्या होते हैं, वर्षण। और वर्षण की परिभाषा सिंपल सी थी क्या, कि जब वायु के अंदर जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाए तब तो वो क्या है, बादल है। और जैसे ही वो क्या है, संघनित होकर वो क्या है, नीचे आना शुरू कर दे, गिरना शुरू कर दे, बूंदों के रूप में, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में, ये क्या कहलाती हैं, ओस के रूप में, ये सभी चीजें कहलाती हैं क्या, वर्षण। अगर आपसे संघनन के रूप पूछे तो भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया क्या, ओस, जो ये क्या है आपका कोहरा, स्मोक, धुंध, ये क्या है, संघनन के रूप भी आप लिख सकते हो। तो नोट करके आपने लिखा भी होगा संघनन के रूप, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है। और वर्षण में गैसीय रूप में, द्रव रूप में और ठोस रूप में। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझा। कल हम बात करेंगे क्या, कल हम बात करेंगे स्पेशल एक क्लास किस पे आएगी, गैसीय रूप, यानी ओस कैसे बनती है, कोहरे में कैसे परिवर्तित होता है। कल आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं कि ओस क्यों बनती है, कोहरा आखिर क्यों बनता है, धुंध और कोहरे में क्या अंतर है, स्मोग क्या होती है। हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही क्या जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कल मैं आकर आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करें, मैं देख लूंगा, और कल जैसे ही आऊंगा तो सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। कल जो क्लास नहीं है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, भी कोई ऐसा ही कारण हो गया था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया। पर अब क्या है, क्लास रेगुलर रहने वाली है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।